उनको थोड़ा ध्यान से समझें और एक एक विभिन्न सूत्र को समझते हुए याद करने की कोशिश करें। कल हमने लास्ट सूत्र लिखा था कोण का। कोण के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि अगर मैं सिंपल बल की बात करता हूँ तो बल का मतलब होता है रेखीय दिशा में किसी भी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल, फोर्स। लेकिन बल का रिलेशन होता है रेखीय रूप से या रेखीय गति करने वाले। अगर कोई रेखीय गति करेगा तो बल लगेगा, लेकिन अगर वस्तु घूम रही है, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, एक पत्थर लिया, रस्सी से घुमाया, तो वो जो बल हम लगा रहे हैं वो बल ना होकर क्या कहलाएगा? बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण में बल के साथ साथ वो दूरी भी काउंट होगी जिस दूरी के सापेक्ष वो पिंड घूम रहा है। तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं आधार समान है, वहां से जुड़ेगी तो विमा हो गई आपकी 1 2 -2। ओके, ये हो गया आपका बल आघूर्ण। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं, इनको साथ साथ आपको कॉपी में भी नोट करना है ना। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व किसे कहते हैं? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व किसका ज्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। और किसका कम होगा? जिसका द्रव्यमान कम होगा। दैट मीन जड़त्व आघूर्ण किससे रिलेटेड है? द्रव्यमान से। लेकिन अब जड़त्व आघूर्ण आ गया तो दूरी भी साथ आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग। तो विमा क्या बनी इसकी? 1 2 0। ओके, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के बाद में हम नेक्स्ट आते हैं कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन रिलेटेड होता है कोण से, तो कोण भी कोणीय विस्थापन रिलेटेड है कोण से, तो कोण विमाहीन राशि है अपॉन समय t1। तो विमा हो गई आपकी 0 0 -1। तो इसका जो विमीय सूत्र बना आपका वो बना m0 L0 t-1 और विमा हो गई आपकी 0 0 -1। ओके, इसके बाद में कोणीय वेग के बाद में आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या है अपना? m0 L0 t-1 देन t1। तो m0 L0 t-1, t1 भी ऊपर जाएगा। अब आधार समान घातें जुड़ेगी तो m0 L0 t-2। तो विमा क्या हो गया आपकी? 0 0 -2। कॉपी के अंदर ऐसे कैसे आप विमा लिखते चलिएगा। ओके, तो लिख भी रहे होंगे आई हो आप लोग। इसके बाद कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण के बाद में आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है दूरी इंटू रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग तो होगा आपका m1 L1 t-1 और दूरी होगी L1। तो ये हो गया तुम्हारा m1 L2 t-1। तो विमा हो गई तुम्हारी 1 2 -1। ये आपका कोणीय संवेग। इसके बाद में हम आते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में या 1 आवर्तकाल में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दैट मीन्स तरंगदैर्घ्य अपने आप में किसका सूचक है? लंबाई का। तो तरंगदैर्घ्य के लिए हम यहाँ लिखते हैं लंबाई। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करोगे? L1 से। तो विमीय सूत्र क्या बना? m0 L1
टी नॉट, तो विमा क्या हो गई आपकी 0 1 0। इसके बाद में तरंग दैर्घ्य के बाद में आती है तरंग संख्या। तरंग संख्या जो होती है, तरंग संख्या हमेशा तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तरंग संख्या बराबर होगी 1 बटा तरंग दैर्घ्य। तो 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य क्या हो गया L1, तो ये हो गया आपका m नॉट L माइनस 1 टी नॉट। तो विमा क्या हो गई 0 माइनस 1 0। यह आपकी तरंग संख्या हो गई। तरंग संख्या के बाद में हम लेते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। लेकिन अब ये बात की चीजें हैं, सबसे सिंपल ले लेते हैं आवेश। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों की जो डायमेंशन चल रही थी वो mLT पे डिपेंड चल रही थी। अब जो हमारी 7 मूल राशियां, ये डायमेंशन 7 मूल राशियों पर निर्भर करती हुई चलेगी। तो सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। तो आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू समय, Q इक्वल्स टू IT। तो A1 T1, तो विमा सूत्र क्या हो गया m नॉट L नॉट T1 A1। तो विमा क्या हो गई आपकी 0 0 1 1। ठीक है, ये आवेश हो गया आपका। आवेश के बाद में चाहो तो आप सिंपल धारा ले सकते हो। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो A1 को हम क्या लिखते हैं m नॉट L नॉट T नॉट A1, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर के लिए A से रिलेटेड करते हैं इसको। तो विमा क्या हो गई 0 0 0 1। इसके बाद में आता है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर हो जाएगा आपका कार्य बटा आवेश। कार्य क्या होता है m1 L2 T माइनस 2, और आवेश क्या होगा T1 L2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो विमा क्या बनेगी इसकी, विमा बनेगी 1 2 माइनस 3 माइनस 1। ये इसकी विमा बनेगी 1 2 माइनस 3 माइनस 1। ये विभवांतर हो गया आपका। विभवांतर के बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है विभवांतर बटे धारा। ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR में से R बराबर V अपॉन I। विभवांतर ये रहा आपका m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। धारा L1 हो गई। सॉल्व करेंगे तो m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, देन विमा क्या हो गई 1 2 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, अब प्रतिरोध के बाद में आती है आपकी धारिता। अब थोड़ा सा हम धारिता को समझेंगे। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता किस चीज की आवेश को, किसी भी चालक पदार्थ की आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। जैसे जैसे कोई भी पदार्थ या कोई भी चालक आवेश ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे उसके विभव के मान में विभवांतर के मान में वृद्धि होती जाती है। दैट मीन्स धारिता का आवेश और विभवांतर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो जब हम धारिता का फॉर्मूला निकालते हैं तो धारिता का फॉर्मूला निकल जाता है यहाँ से आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश हो गया A1 T1 और विभवांतर हो गया आपका m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो m माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, और इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी इसकी विमा होगी -1 -2 4 और 2। विमा क्या हो जाएगी इसकी -1 -2 4 और 2। ये होगी धारिता। ओके, धारिता के बाद में नया आता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी आवेश अगर अपनी स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चुंबक का टुकड़ा रखा हुआ है और एक कील हमारे पास है।
अब उस कील को हम चुंबक के समीप ले जा रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर आते ही वो कील उस चुंबक के पास तेजी से जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उस चुंबक के ऊपर कील को ले जाना पड़ेगा, एक निश्चित दूरी तक आते ही वो कील जाती है चुंबक के चिपक जाएगी। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि वो कील उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसी तरह से हर आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना के रखता है, जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह उपनप पर बल का अनुभव करता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र होता है आपका विभवांतर बटे दूरी। तो एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला विभवांतर की विमा है m1 L2 d-3 a-1/L1। देखिए डायमेंशन सब रिपीट हो रही हैं एक दूसरे में, इसलिए डायमेंशन को याद करना, एक दो को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आगे से आगे बनते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका m1 L-1 ऊपर जाएगा तो 1 कम हो जाएगा a-1। यहाँ पर हम विमा की बात करते हैं तो विमा क्या होगी इसकी 1 1 -3 -1। यह आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। इसी के बाद में चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा धारा इंटू लंबाई। ये 12th के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आपका, लेकिन डायमेंशन है तो इसलिए अभी लिख देते हैं इसको। ये तो बल हो गया, धारा हो गया आपकी L1, लंबाई हो गई L1, ठीक है। L1 से L1 तो L0 हो गया, A1 ऊपर चला जाएगा। यह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो गई 1 0 -2 -1। ओके, चलिए इसके बाद में लास्ट आज के लिए हम लेते हैं इसमें सिंपल सा कोई सा भी एक और फॉर्मूला ले लेते हैं जो हमारे काम में आएगा। तो फॉर्मूला ले लेते हैं हम ऊष्माधारिता, या ऊष्माधारिता के अलावा भी एक फॉर्मूला है हमारा सिंपल जो हम ले सकते हैं यहाँ पे, उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश इंटू दूरी। तो A1 T1 और दूरी हो गई L1, तो ये हो गया तुम्हारा m0 L1 T1 A1। तो ये विमा हो गई तुम्हारी 0 1 1 1। तो ये आपके आज डायमेंशंस, जितनी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। डायमेंशन जैसे बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स के अंदर डायमेंशंस आएंगी 11th के रिगार्डिंग जितनी डायमेंशंस थी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। कल से हम लोग डायमेंशंस की यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, कॉपी के अंदर रिटर्न कर लीजिए। कल से मैं आपको PDF सेंड करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।